सभी सनातनी को मेरा प्रणाम। आज हम चर्चा करेंगे वाराणसी। वाराणसी शब्द बनारस शहर का नाम कैसे पड़ा, और इसका ये नहीं कि 70 साल पहले गजट निकला तभी से वाराणसी है। इस नाम का जिक्र कई ग्रंथों में बहुत पहले से है और आपको सुनकर ताज्जुब भी होगा। शायद मैं काशी एपिसोड या काशी रहस्यम एपिसोड में बहुत सी बातों पर चर्चा किया हूँ, लेकिन इस बात को जो चर्चा नहीं किया हूँ उस पर मैं आज थोड़ा सा विस्तार से चर्चा करना चाहता हूँ। तो यहाँ पर आपको वाराणसी माँ का एक मंदिर भी है जो कि बड़ी आपको अजीब सा लग रहा होगा सुन करके भी। शायद मुझे भी बहुत पहले नहीं पता रहा है कि मैंने जब इसको बारे में पड़ताल किया तो पता चला कि यहाँ पर भगवान शिव और माता पार्वती स्वरूपा अन्नपूर्णा देवी की यह नगरी वाराणसी देवी तो है ही है, सबको पता है। ये त्रिलोचन घाट पर जो है एक स्थित त्रिलोचन महादेव मंदिर में, त्रिलोचन महादेव मंदिर जो है उसको त्रिलोचन महादेव कहा गया है। इसी मंदिर में जब आप प्रवेश करते हैं तो परिसर में ही एक और मंदिर है जहां ओम वाराणसी देव्ये नमः शब्दों के साथ वाराणसी देवी की अनूठी प्रतिमा स्थापित है। अब देखिए, वाराणसी देवी की प्रतिमा भी स्थापित है और जो शायद बहुत कम लोगों को पता होगा, या जो जाते होंगे त्रिलोचन महादेव मंदिर में रेगुलर जो होंगे या अपना जाते होंगे तो उनको ये बातें पता होगा। स्कंद पुराण के काशी खंड में भी वाराणसी देवी का वर्णन मिलता है और पैरों पर खड़ी स्थिति को मुद्रा में स्थापित देवी की जो है गुलाबी पत्थर की यह मूर्ति बहुत ही आकर्षक है। अब हम इसको चर्चा इस तरह से करते हैं कि सबको पता है, पुराणों से भी प्राचीन, इतिहास से भी पुरानी कही जाने वाली विश्व की जीवंत नगरी काशी की अनंत यात्रा में वैसे तो इसके बहुत से नामकरण हुए, प्रत्येक कालखंड में इसके अलग अलग नामों से जाना गया। फिर भी आदिकालीन नामों में से वाराणसी और काशी ही सबसे ज्यादा प्रचलित और स्वीकृत रहे। मोस्ट कॉमन नेम इज ओनली काशी एंड वाराणसी। उच्चारण में जो हम प्रोनाउंसिएशन करते हैं वाराणसी से, तो इसमें बहुत से यहाँ लोकल जो है इसको बनारसी, बनारस और फिर बनारस नाम इसे विदेशियों ने मध्यकाल में दे दिया। फिर तो यह देशी या विदेशी सबकी जुबान पर चढ़ गया, फिर सभी लोग इसको बनारस, बनारस, वाराणसी से ही सब नाम निकला है। जैसे थोड़ा भोजपुरी टच दे दिया जाता नहीं है जैसे अपना लोकल लैंग्वेज का। मुगल काल के बाद ब्रिटिश काल में भी यही नाम प्रचलन में चला आ रहा था। इंडिपेंडेंस के बाद संपूर्णानंद जो यूपी के मुख्यमंत्री थे, उन्होंने 24 मई 1956 को एक बार फिर इसका नाम, जो बनारस का नाम, जनपद प्रशासनिक स्तर पर वाराणसी पूरा इसको गजट नोटिफिकेशन निकाला, जो कि 70 साल पूरा हो गया। इसका ये मतलब नहीं कि इसके पहले इसका नाम वाराणसी नहीं था। 1956 से 24 मई को इसको एक ऑफिशियली, इस जैसे हर जिले का नाम होता है, बदलते रहते हैं, सरकार नोटिफिकेशन निकालती है, तो इस नाम का नोटिफिकेशन निकला। इसके पहले किसी नाम का नोटिफिकेशन नहीं निकला था कि ये काशी नाम है या बनारस नाम है। सबसे पहले अथर्ववेद की पिप्पलादी शाखा में वाराणसी नाम आया है। पिप्पलादी जो उसका पिप्पलादी जो है उसमें ये इसका जिक्र है। इसके पश्चात शतपथ ब्राह्मण में भी वाराणसी नाम का जिक्र है। अथर्ववेद में जो है वर्णावती नदी का नाम आया है। देखिए, वर्णावती नदी जो उसको शायद वरुणा बोलने लगे, पर शायद इसकी आधुनिक नाम जो वरुणा का ही तात्पर्य हो। अग्नि पुराण में 80 नदी को नासी भी कहा गया है। देखिए, नासी अग्नि पुराण में लिखा हुआ है, जिसको हम आज 80 नदी बोलते हैं। शायद इसके जो है महाभारत में भी इसका नाम आया वाराणसी का। मध्य पुराण में भी जो है, मत्स्य पुराण में भी भगवान शिव वाराणसी का वर्णन करते हुए कहते हैं, वाराणस्याम नदी पू सिंध गंधर्व सेविता प्रविष्टा त्रिपथा गंगा तस्मिन क्षेत्रे मम प्रिय। अर्थात क्या बोलता मतलब उसका है, हे प्रिय, सिद्ध गंधर्वों से शक्ति
वाराणसी में जहां पुण्य नदी त्रिपथ गंगा आता है, यह क्षेत्र मुझे बहुत प्रिय है। अब देखिए, पद्म पुराण में भी वाराणसी का पूरा परिमाप ही बताया गया है, डायमेंशन, एरिया, पूरा उसका क्षेत्रफल सब जिक्र किया गया है। उसमें तो पूरा पद्म पुराणार्थ काशी महात्म्य 3 में लिखा भी हुआ है, चैप्टर 3 में लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? वाराणसी विख्याता तन्मान निगधामि व दक्षिणोत्तर योर्नि हो वाराणसीश्च पूर्वत जहावी पश्चिमे तरापी पाशापणि गणेश्वर। अर्थात सुनिए बड़े ध्यान से प्लीज। दक्षिण उत्तर में वरुणा मीन्स व्हाट, साउथ नॉर्थ में वरुणा और अस्सी नदी, साउथ में वरुणा और उत्तर में अस्सी नदी है। पूर्व में जावी गंगा, ईस्ट में गंगा, तथा पश्चिम में, वेस्ट में पाश पाणी गणेश। अब देखिए, पुराणकार जो है उसके अनुसार पूर्व से पश्चिम 2 योजन या 2.5 योजन लंबाई वरुणा से 80 तक का है। अब ये योजन वर्ड जो मैं बता रहा हूं, ये पहले पैरामीटर रहा नापने का, 2 योजन 2.5 योजन। अब देखिए, चौड़ाई जो अर्ध योजन भीष्म चंडी से पर्वतेश्वर तक है। अब देखिए, भीष्म चंडी पंचकोशी परिक्रमा में एक पड़ाव जो आता है, भीष्म चंडी से पर्वतेश्वर तक इसका विस्तार आधा योजन है। देखिए, 2.5 योजन, आधा योजन। अब इसके बाद देखिए, भीष्म चंडी शैलपुत्री दुर्गा के दक्षिण में और पर्वतेश्वर सिंधिया घाट पर है। एक स्थान पर तो स्पष्टतः चौड़ाई सदर बाजार स्थित पाश पणी गणेश तक बताई है, मतलब क्लियर कट मेंशन है कहां तक, कहां इसकी लंबाई है, कहां से कहां चौड़ाई है। अब देखिए, और भी ग्रंथों में जितने ग्रंथ हैं, वाराणसी के 18 नाम लिखा हुआ है, जो मैं कई बार काशी वाले एपिसोड में भी बता चुका हूं, और मध्यकाल से चला आ रहा था ये बनारस नाम। इसमें जो है प्राचीन वाराणसी सदैव वरुणा पर ही स्थित नहीं थी, जो हम इसको बताना चाहते हैं आपको, गंगा तक उसका प्रसार हुआ था। कम से कम पतंजलि के समय में, अर्थात ईसा पूर्व 2वीं शताब्दी में, जस्ट इमेजिन इसकी बात कर रहा हूं मैं, तो यह गंगा के किनारे किनारे बसी थी। जैसा कि अष्टाध्यायी के सूत्र यस्य आया में पतंजलि ने भाष्य अनुगणं वाराणसी अनुशोणम पाटलिपुत्र से विदित है। मतलब देखिए, बौद्ध साहित्य में तो इसके अनेक नाम मिलते हैं। आप बौद्ध साहित्य का पुस्तक पढ़ेंगे खोलकर तो उसमें वाराणसी के बहुत से नाम मिल रहे हैं। उदय उसमें जातक में इसका दुर्लभ जो नाम दिया गया है सुरधन, इसका मतलब होता है सुरक्षित। सुत सोम जातक में क्या लिखा हुआ है? सुदर्शन, उसका मतलब दर्शनी। अब देखिए, जो साहित्य के नाम बता रहा हूं मैं, सोम दंड जातक में क्या लिखा हुआ है? ब्रह्मवर्धन। खंडहाल जातक में क्या लिखा हुआ है? पुष्पवती। ये सब बनारस के ही नाम है, वाराणसी के नाम है। युवंजय जातक में क्या लिखा है? रंभनगर। रंभ का मतलब क्या समझते हैं आप? सुंदर। रंभनगर तो सुंदर नगर। शंख जातक में क्या लिखा है? मोलिनो। मुकुलिनी। मोलिनो का मतलब क्या था? मुकुलिनी, ऐसा लिखा हुआ है। इसे काशी नगर और काशीपुर भी कहते हैं। अशोक के समय, सम्राट अशोक के समय इस राजधानी का नाम पोतली था। हालांकि यह कठिन कहना बहुत कठिन है, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू से कि अलग अलग उपनगर हैं या वाराणसी के ही भिन्न भिन्न नाम हैं। ये सब जिक्र लिखा हुआ है पुस्तकों में, बौद्ध साहित्य सब जगह, लेकिन हम उससे ये नहीं कह सकते हैं कि ये एक जो होता है ना कि आपका सब सिटी या मेट्रो सिटी या महानगर, उपनगर, जैसे इसको आप इंटरप्रेट कर सकते हैं। एज ऑन डेट, आज की तारीख में वाराणसी महानगर का जो एरिया है 82 स्क्वायर किलोमीटर
या हम इसको 32 वर्ग मील भी कह सकते हैं। और जो अपना इसको महानगर या जो सिटी एरिया जो है, और जो पूरा उसको बढ़ गया, जो एरिया का पूरा वो बढ़ गया, वो 163.8 स्क्वायर किलोमीटर हो गया है। मीन्स व्हाट, 63.2 स्क्वायर मील या वर्ग मील। अब देखिए इसमें जो अभी का जो जिक्र है पूरा, पहले मतलब बनारसी भी कहा गया, बनारसी भी। यहाँ ज़्यादा लोकल लैंग्वेज वही है, भोजपुरी और हिंदी चलता है। उसके अलावा तो यहाँ ज़्यादा लैंग्वेज में है पूरा चलता नहीं है। और सबसे ज़्यादा यहाँ की जो गंगा नदी है, इससे इसका बहुत ज़्यादा अटूट रिश्ता शुरू से, मैं पहले भी इस बात का जिक्र कर चुका हूँ। और इसमें और भी देखिए, जो यहाँ पर 4 यूनिवर्सिटी हैं जो हम सब जानते हैं, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, महात्मा काशी विद्यापीठ, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ हायर तिब्बतन इंस्टीट्यूट जो तिब्बती वालों का जो बना हुआ वहाँ सारनाथ के पास, संपूर्ण संस्कृत महाविद्यालय जो विश्वविद्यालय है उसका भी, इसमें जो एक ही शहर में इतना ज़्यादा इसका जो बहुत कम देखने को मिलता है, वो छोटे शहर में। ये पहले से शिक्षा का बहुत बड़ा केंद्र रहा है। और इसमें एक बात और जो लंबे काल से मैं पहले भी जिक्र कर चुका हूँ कि इसको अभिमुक्त क्षेत्र, आनंद कानन, महाशमशान और ये काशी नाम से जानते हैं। ऋग्वेद में भी इसकी जिक्र किया गया है, अथर्ववेद में भी इसका जिक्र है, और जो मैं भी बता चुका आपको। और स्कंद पुराण के काशी खंड में तो इस नहर के 15,000 श्लोकों में इसके बारे में जिक्र किया गया, वाराणसी के बारे में, तो जिसमें पूरा ये है। और महर्षि वेद व्यास ने भी एक गद्य में लिखा हुआ है वाराणसी के बारे में, जरा सुनिए ध्यान से। गंगा तरंगम रमणीय जात कलापनाम, गौरी निरंतर विभूषित वाम भागम, नारायण प्रियम अनंगम, मदापहारम, वाराणसी पुरपतिम भज विश्वनाथम। अब देखिए इसका क्या मतलब है। इसका मतलब कि वाराणसी नाम बहुत पहले से है, ऐसा नहीं कि 70 साल बजट निकला तो तभी से वाराणसी नाम है इसका। और अथर्ववेद में भी वाराणवती नाम से है पूरा। अग्नि पुराण में भी इसका जिक्र है, जो 80 नदी को व्युत्पन्न कर नासी भी कहा गया है। अब देखिए एक पद्म पुराण में भी जो इसका जिक्र है खंड 3 में, जो इसको लंबा श्लोक पढ़ेंगे तो बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा, फिर लोग बोर हो जाएंगे सुनने पर। मत्स्य पुराण में भी भगवान शिव वाराणसी का वर्णन करते हुए कहते हैं, वाराणस्या नदी सिंधु गंधर्व सेविता प्रविष्टा त्रिपथा गंगा तस्मिन् क्षेत्रे मम प्रिय, अर्थात हे प्रिय सिद्ध गंधर्वों से सेवित वाराणसी में जहाँ पूर्ण नदी त्रिपथा गंगा बहती है, वही क्षेत्र मुझे प्रिय है। इसमें बहुत सी इस तरह के श्लोक और ये पूरा सब जिक्र किया हुआ है जितने ग्रंथ में है। अब देखिए पहले के समय में जो है वृक्ष के नाम पर भी शहरों का नाम पड़ता रहा। जैसे वरुणा शब्द एक वृक्ष का भी नाम होता है, तो इसी तरह से कौशाम्बी जिला है तो वो कौशंब से, और रोहित जो है रोहितक से बना हुआ है। तो अतः यह भी संभव है कि वाराणसी और वाराणावती दोनों का ही नाम इस वृक्ष विशेष को लेकर पड़ा हो। मतलब वरुणा शब्द एक वृक्ष का था, उससे ही हो सकता है वाराणसी और वाराणावती पड़ा हो। ये मेरा अपना इंटरप्रिटेशन है, आई मे बी इनकरेक्ट, अगेन आई एम क्लैरिफाइंग इट। वाराणसी नाम के कारण यह कदापि नहीं लगाना चाहिए कि इस नगर के उक्त विवेचन से ये न समझ लीजिए काशी राज्य की इस राजधानी शहर का केवल एक ही नाम था। इसके बहुत से नाम थे जो मैं बता चुका हूं। और इसमें जो है, अब देखिए मैं राजा दिवोदास के बारे में भी अपने काशी रहस्यम में और उसको और भी जो गणपति बप्पा में भी जिक्र कर चुका हूं। तो उसके बारे में भी क्या लिखा हुआ है कि पुरुकुल के राजा दिवोदास द्वारा दूसरी वाराणसी की स्थापना का उल्लेख महाभारत और अन्य ग्रंथों में आता है। इस नगरी के बैराट में होने की संभावना है। इस बारे में जो उसमें लिखा गया है, बैराट खंडहर बाण गंगा के दक्षिण दाएं किनारे पर है और बाएं पर नहीं है, वाम पर नहीं है। इस प्रकार गोमती और बैरांट के बीच गंगा की धारा बाधक हो जाती है। गंगा के रास्ते बदलने और बाण गंगा में गंगा के बहने और गंगा गोमती संगम सैदपुर के पास होने के बारे में आगे ये
शुक्ल जी महाभारत के हवाले से बता रहे हैं। बताया गया है कि गंगा गोमती संगम पर मार्कंडे तीर्थ था, जो वर्तमान में हम मार्कंडे महादेव जो कैथी के समीप स्थिति है, ये गंगा गोमती संगम पर था। अतः ये कह भी सकते हैं हम कि यदि गंगा गोमती संगम सैदपुर के पास था तो यह महाभारतपुर हो सकता है, न कि तृतीय शताब्दी ईस्वी के बाद। ये देखिए, मैं इसलिए इसका जिक्र कर रहा हूँ कि थोड़ा सा ये दिवोदास की कहानी से वो दूसरी वाराणसी इसमें जिक्र आता है 3rd सेंचुरी के बाद का, और इसमें जो महाभारत का जिक्र है मार्कंडे से राजेंद्र तीर्थ महा साध्य दुर्लभम गोमती गंगयोश्य संगमे लोक विसृति। इसलिए मैं इसका यहाँ पर जिक्र कर रहा हूँ कि ये जो उसके पुस्तकों में और ग्रंथों में लिखा है और राजा दिवोदास की कहानी से थोड़ा सा इसमें भिन्नता नजर आती है। अब देखिए, इसमें एक बात और भी लिखा है कई पुस्तकों में कि गौतम बुद्ध के जन्म पूर्व महाजनपद युग में, उसमें महाजनपद हुआ करता रहा, वाराणसी काशी जनपद की राजधानी थी। किंतु प्राचीन काशी जनपद के विस्तार के बारे में यथार्थ आदि से अनुमान लगाना बहुत कठिन है, जिसमें कि काशी का विस्तार 300 योजन तक दिया गया, जो भी 2.5 योजन आधा योजन चौड़ा बता रहा हूँ। काशी जनपद के उत्तर में कौशल जनपद, वो मैं बता रहा हूँ, ये काशी का 300 योजन, जबकि वाराणसी का 2.5 योजन और 2 आधा योजन था लंबाई चौड़ाई, तो दोनों का कोरिलेट कीजिएगा, इसलिए मैं इसका भी जिक्र कर रहा हूँ यहाँ पर। काशी जनपद के उत्तर में कौशल जनपद, पूर्व में मगध जनपद, पश्चिम में वत्स था। और इसी के जो उसके जिक्र किया गया है कि पश्चिम की ओर 250 मील तक था, क्योंकि इसका पूर्व का पड़ोसी जनपद मगध और उत्तर पश्चिम का पड़ोसी जनपद पांचाल, मतलब उत्तर पांचाल था। अब देखिए, काशी और कौशल की सीमाएं मिली हुई थी। जो काशी की दक्षिण सीमा का यही वर्णन उपलब्ध नहीं कहीं पर भी, जो मैं सब पुस्तकों से कलेक्ट किया हूं उसका आपको जिक्र करूं, लेकिन दक्षिण सीमा के बारे में क्लियर कट क्लैरिटी नहीं आया, इसलिए मैं उस बात को, लेकिन हाँ मैं असेसमेंट कर सकता हूं कि शायद इसलिए कि वह विंध्य श्रृंखला जो विंध्याचल है वहां तक गई हुई थी और आगे कोई आबादी नहीं थी, इसलिए वहां तक हो सकता है। अब काशी का विस्तार वर्तमान जो है बलिया से कानपुर तक फैला रहा होगा, जो हो सकता है उसमें, जैसे कि राहुल संकृतानंद जो अपने जो कवि थे जो बनारस के, इसमें जो उन्होंने अपने उसमें लिखा हुआ है कि बनारस कमिश्नरी ही प्राचीन काशी जनपद रहा है। संभव है कि आधुनिक जो गोरखपुर कमिश्नरी का कुछ भाग भी काशी जनपद में रहा होगा, इसका जिक्र उन्होंने लिखा है अपने उसमें, तो उस बात को मैं यहाँ पर चर्चा कर रहा हूँ। एक बात और मैं यहाँ जिक्र करना चाहता हूँ, जो कि हम सब जानते हैं, काशी नगर की स्थापना भगवान शिव ने लगभग 5000 वर्ष पूर्व की थी, 5000 ईयर्स एगो, जिस कारण से ये आज एक महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल है। वी नो फॉर लिबरेशन ऑल टूरिज्म इज इंक्रीज मेनीफोल्ड बिकॉज ऑफ वनडे की मोक्ष मुक्ति यहीं से मिलेगा, बटुक भैरव मंदिर दर्शन करने से और काशी विश्वनाथ और ये काल दर्शन करने से, इसलिए पूरा देश विदेश से बहुत सी डिवोटीज साधक यहाँ के लिए बिल्कुल लालायित रहते हैं, पूजा पाठ करने के लिए, दान दक्षिणा करने के लिए, ऑनलाइन पूजा करने के सबके लिए। इसका सबसे बड़ा बस यही कारण है कि ओल्डेस्ट सिटी ऑफ द वर्ल्ड और लिबरेशन जो वर्ड लिखा है, सब जितने पुराने पुस्तक है कि मोक्ष की नगरी, और इसका द्वार यहीं से खुलता है। तो इसमें जो सप्तपुरियों में से भी एक है, जो कि पवित्र जो सप्तपुरियां हैं उसमें से भी काशी का एक जिक्र है। और इसमें सामान्यतः जो है इसको कई जगह लिखा गया वाराणसी 3000 वर्ष प्राचीन माना जाता है, लेकिन उसमें जो कई जगह लिखा 5000 वर्ष। अब काशी को इससे भी पुराने प्राचीन माना गया है। मतलब क्या है, नगर मलमल और रेशमी जो ये है, जो कपड़ों के चलते, उसके चलते भी हम कह सकते हैं कि शुरू से ये औद्योगिक केंद्र रहा है। और वाराणसी काशी राज्य की राजधानी हुआ करता था, ये तो मैं अभी आपको बता ही चुका हूँ इस बात के लिए। जो बनारस के दशाश्वमेध घाट के पास शीतला माता का मंदिर है, इसका निर्माण जो अर्कवंशी क्षत्रियों ने करवाया था। इसका भी जिक्र जो चाइनीज टूरिस्ट था हेन सियांग ने अपने पुस्तक में लिखा है कि नगर को धार्मिक और शैक्षणिक और कलात्मक गतिविधियों का केंद्र बताया है, और इसका विस्तार गंगा नदी के किनारे 5 किलोमीटर तक लिखा है।
और अब देखिए आधुनिक काशी जो राज्य की स्थापना है काशी नरेश मनसाराम सिंह ने 1725 ईस्वी में किया। उनके पुत्र हुए राजा बलवंत सिंह, जिन्होंने 1770 ईस्वी तक बनारस राज्य पर शासन किया। जैसा मेरे पिताजी मुझे बताते रहे, आज बटुक भैरव मंदिर का जो मंदिर का प्रांगण का जो पूरा बना हुआ मंदिर का जो गुंबद में सब कुछ, ये राजा बलवंत सिंह या उनके पुत्र चेत सिंह द्वारा ही ये बनाया गया है। तो ये आप समझ सकते इससे कि 1770 का ही उसी के आसपास का 1800 ईस्वी 1800 ईयर्स का ये बना हुआ है मंदिर। अब देखिए बनारस के जो रामनगर किले का निर्माण जो है वो भी बलवंत सिंह ने करवाया था। राजा बलवंत सिंह के पुत्र चेत सिंह ने जो 1770 ईयर में उसे लेकर के और 1781 तक मतलब 11 ईयर वो रूल किए हैं। अब देखिए इसमें मैं एक बार जिक्र कर चुका हूँ पुराने कहानी में अपने काशी रहस्य में कि वारन हेस्टिंग जब वो अगस्त 1781 में बनारस में हमले के दौरान चेत सिंह पर हमला किया था तो अंग्रेजों सेना के साथ युद्ध लड़कर उसे पराजित कर दिया, जो सारी कहानी बाद में। और अपनी जान बचाने के लिए वो स्त्री भेज करके रात के अंधेरे बनारस से भागना पड़ा। लेकिन बाद में उसने क्या किया कि फोर्स से डबल ट्रिपल मंगवा करके दोबारा उसने हमला किया। फिर उसमें राजा चेत सिंह पराजित हो गए थे और उन्हें बनारस से निर्वासित होकर ग्वालियर जाना पड़ा था। तो राजा चेत सिंह फिर ग्वालियर चले गए थे। राजा चेत सिंह फिर दोबारा कभी बनारस नहीं आए, आजीवन मतलब कि ग्वालियर में ही रहे। और जो यहाँ से वो फिर उसके बाद काशी नरेश जो उस समय थे ये पदवी दी जाती है, उनका ग्वालियर में ही स्वर्गवास हो गया। तो ये मैं बताने की इसका मकसद है कि हमारा इस ईयर से बटुक भैरव मंदिर का भी ये जो निर्माण का जो कई जगह उल्लेख जो अपने पिताजी से सुना हो, कहीं मुझे रिटर्न में नहीं मिला इस बात का जिक्र प्रमाण, तो इसलिए मैं इसका जिक्र कर रहा हूँ। और बाकी जो है यहाँ पर कितनी विभूतियाँ का प्रादुर्भाव हुआ है या वास हुआ है हम सब जानते हैं। महर्षि अगस्त्य, धन्वंतरी, गौतम बुद्ध, संत कबीर, बाबा कीनाराम, लक्ष्मीबाई, पाणिनि, पार्श्वनाथ जैन थे, पार्श्वनाथ का जैन का यही जन्म हुआ है, पतंजलि, संत रैदास, स्वामी रामानंदाचार्य जिसको मैं उसमें जिक्र किया अभी कनम से अपने पिछले एपिसोड में, वल्लभाचार्य, शंकराचार्य इसका भी मैं जिक्र कर चुका हूँ, गोस्वामी तुलसीदास इसके बारे में मैं आपको बता चुका हूँ, महर्षि वेद व्यास, वल्लभाचार्य, ये तो बहुत ही मतलब कि ये लोग विभूति बनारस के आप कह सकते हैं इनको। ये मतलब बिल्कुल इन्होंने पूरे विश्व को एक मार्गदर्शन दिया है। अभी मैंने पार्श्वनाथ का जो नाम लिया, वो जो है काशी के राजा अश्वसेन हुए थे, उनके यहाँ पार्श्वनाथ हुए जो जैन धर्म के 23वें 23rd तीर्थकार हुए। उन दिनों भारत में 4 राज्य प्रबल थे जो एक दूसरे को जीतने के लिए आपस में बराबर लड़ते रहते थे। वो कौन 4 राज्य थे, स्टेट जो कहिए आप इसको, कि मगध, कौशल, वत्स और उज्जैनी। कभी काशी वत्सों के हाथ में जाते तो कभी मगध के और कभी कौशल के, मतलब काशी को ये तीनों स्टेट पारी पारा अपने ऑक्युपाई करने के लिए ललायित रहते। पार्श्वनाथ के बाद बुद्ध से कुछ पहले और कौशल श्रावस्ती के राजा कंस ने काशी को जीतकर अपने राज्य में मिला दिया था। उसी कुल के महाराजा जो हैं महाकौशल ने राजा अपनी बेटी कौशल देवी को मगध के राजा बिंबिसार से विवाह कर दहेज के रूप में काशी की वार्षिक आमदनी 1 लाख मुद्रा प्रतिवर्ष देना आरंभ किया। अब उन्होंने शादी कर दिया तो काशी की जो यहाँ का टैक्स चलता उस समय लेते रहे, उसमें से 1 लाख मुद्रा प्रतिवर्ष देना आरंभ किया। और इस प्रकार काशी जो है मगध के कंट्रोल में, मगध के नियंत्रण में आ गया। अब राज के लोभ में मगध के राजा बिंबिसार के जो बेटे अजातशत्रु ने वो पिता को मार करके गद्दी छीन ली। ये तो आप जानते हैं पुराने जमाने से ये सब चीज रहा है कि पावर के लिए अपने पिता को ही मार दो, उनको जीत कर लो। तब उसकी जो विडो सिस्टर थी, विधवा बहन, वही जो कौशल देवी ने दुखी भाई कौशल के राजा जो प्रसन्नजित से काशी की आमदनी अजातशत्रु को देना बंद कर दिया। अब जो दहेज में 1 लाख रुपया दिया था उसको देना उसने बंद कर दिया कि भाई मेरे बहनोई को उसने मार दिया तो मैं इसको नहीं दूंगा। अब इसके बाद को हुआ क्या
इसकी मगध और कौशल में समर हुई और इसमें काशी कौशल के तो कभी मगध के हाथ लगती रही। अंततः अजात शत्रु की जीत हुई और काशी उसके बढ़ते साम्राज्य में समा गई। बाद में मगध की राजधानी राजगिरी से पाटलिपुत्र चली गई और फिर कभी काशी पर उसका आक्रमण नहीं हो पाया। इसके बाद से फिर ये जो काशी नरेश का जो मैं आपको बताया बलवंत सिंह का जो पूरा परिवार का उसका जिक्र है। इस तरह बहुत से अनसुलझे पहलू हैं। फिर कभी और लंबा चर्चा करेंगे क्योंकि इसकी चर्चा करें बहुत लंबा एपिसोड हो जाएगा, इसलिए मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ कि आपको कुछ रोचक जानकारी अच्छी लगी होगी। फिर कभी किसी मुद्दे में, तब तक के लिए नमस्कार।